तो आज हम पढ़ने वाले हैं वॉल्यूम 3 और वॉल्यूम 3 का नाम है एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, तो मतलब क्या है चैप्टर का नाम कि हमें इस चैप्टर में, इस पूरी बुक के अंदर हमें स्टेटमेंट को एनालाइज करना होगा। तो स्टेटमेंट क्या होती है हमारी, इसके अंदर 3 चीज़ें आती है। एक आता है हमारा प्रॉफिट एंड लॉस, एक होती है बैलेंस शीट, और तीसरी आती है कैश फ्लो। एक और पार्ट होता है एडिशनल, वो होता है नोट्स टू अकाउंट। ये 4 चीज़ें एज ए कंपनी आपको बनानी पड़ेगी जब भी आप कंपनी का शेयर तैयार करते हो। तो फाइनल ईयर जब बनाते हो तो ये 4 चीज़ बनानी होती है, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, बैलेंस स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट और नोट्स टू अकाउंट्स। ये 4 चीज़ें आपको एक्सप्लेन करनी होती है। तो जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है उसमें तो हमें सारी चीज़ों को एक्सप्लेन किया गया है कि फॉर्मेट्स में क्या क्या चीज़ें रखी है। जैसे एग्जाम्पल के लिए बैलेंस शीट हमने लिया है यहाँ पे, तो नेम ऑफ कंपनी ऊपर लिखते हैं और किस साल का है वो लिखते हैं, एज ऑन 31 मार्च 2021 जो भी लिखा हुआ है, और पर्टिकुलर्स, नोट नंबर, करंट अमाउंट, प्रीवियस अमाउंट, 2 अमाउंट लिखते हैं, करंट अमाउंट और प्रीवियस अमाउंट। और जो बैलेंस शीट है हमारी वो 2 सेक्शन में लिखा होता है। ऊपर वाला पार्ट लायबिलिटी को शो करता है, नीचे वाला पार्ट एसेट को शो करता है। इसे बोलते हैं वर्टिकल एनालिसिस, वर्टिकल स्टेटमेंट। ठीक है, पहले जो पढ़ते थे हम हॉरिजॉन्टल पढ़ते थे कि लेफ्ट साइड में लायबिलिटीज और राइट साइड में एसेट्स, बट कंपनी के लिए पूरा वर्टिकल रहता है। इक्विटीज एंड लायबिलिटीज ऊपर पार्ट में रहेगा, नीचे सारा आपका एसेट्स रहेगा। तो फर्स्ट हेडिंग हमारी क्या है, इक्विटी लायबिलिटी के अंदर शेयर होल्डर फंड्स। क्या होता है शेयर होल्डर फंड? वो पैसा जो शेयर होल्डर्स ने इन्वेस्ट किया हमारी कंपनी, वो पैसा हमें यहाँ पे शो करना है एज ए लायबिलिटी, एज ए कैपिटल। तो शेयर कैपिटल में पैसा आपको शो करना है। रिजर्व एंड सरप्लस में आपका प्रॉफिट होता है। क्या होता है? प्रॉफिट। यहाँ आपका प्रॉफिट शो होता है। और मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वॉरेंट्स, ये क्या होता है? ये वो अमाउंट है जब आपको किसी ने शेयर का पैसा दिया, एप्लीकेशन मनी दी, पर आपने भी शेयर पे लॉट नहीं किया है, तो वो जो पैसा जो रखा हुआ है कुछ टाइम के लिए, वो आपका इस कैटेगरी में जाके शो करना होगा। ठीक है, या पेंडिंग अलॉटमेंट में आपको शो करना होता है, जो अलॉटमेंट मनी का पेंडिंग है अभी उसमें शो कर देते हैं। फिर लायबिलिटी आ जाएगी आपकी। लायबिलिटी में कौन सा? लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, डेफर्ड टैक्स, अदर लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स और लॉन्ग टर्म प्रोविजन हमारे यहाँ आ जाते हैं। फिर करंट के अंदर सेम पार्ट, फिर से दोनों टोटल कर लोगे, ये हो गया हमारा लायबिलिटी वाला है। अब एसेट्स में 2 पार्ट होता है, नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट्स। नॉन करंट में कौन आएगा? पहले आपकी वही प्रॉपर्टी, प्लांट, बिल्डिंग वगैरह को ऐड करना है यहाँ पे। टेंजिबल, इंटेंजिबल एसेट्स, सारे एसेट्स आपको ऐड कर लेने हैं। फिर नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, टैक्स एसेट्स, लॉन्ग टर्म लोन एडवांसेस या अदर एसेट जो भी हमारे थे वो सारे यहाँ पे शो करना है। फिर सेम करंट एसेट्स के साथ करना है हमें, समझे? तो ये हो गया हमारा फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट। सेम फॉर्मेट होता है हमारा किसके लिए? प्रॉफिट एंड लॉस के लिए। आपने 2 ये किया था ना, अभी इनको 4 हो गया, इसका मतलब मेरे को स्टेटमेंट ऑफ कंपनी। वो कुछ इस तरह का होता है ना। यहाँ भी आपका नेम ऑफ कंपनी आ जाएगा, किस कंपनी का बन रहा है प्रॉफिट एंड लॉस, और प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च, और ईयर लिख देना है। फिर यहाँ पे पर्टिकुलर्स, नोट नंबर, प्रीवियस, करंट अमाउंट, प्रीवियस अमाउंट। करंट वाला अमाउंट पहले आता है, प्रीवियस अमाउंट बाद में आता है। 2 अमाउंट क्यों लिखते हैं? ताकि हमसे कंपेरिजन करने में ईजी हो हमें। पहला अमाउंट यहाँ पे आएगा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, जिसको बोलते हैं सेल्स। क्या बोलते हैं? सेल्स।
फिर अदर इनकम भी ऐड हो जाती है हमारी, अदर इनकम जो हमने किया है। टोटल रेवेन्यू दोनों को ऐड कर लो। फिर एक्सपेंसेस, सारे एक्सपेंसेस आपको माइनस करने होते हैं इस सारे पार्ट में से। कौन कौन सा एक्सपेंस होंगे? कॉस्ट मटेरियल, मतलब कि ये आपका हो गया परचेज, ठीक है, इसे बोलते हैं परचेज कितने किया, या परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, जो आप परचेज करते हो रियल 20 साल के अंदर वो कितना परचेज किया। इन्वेंट्री में कितना इन्वेस्ट किया आपने, वो पैसा आ गया। फिर एम्प्लॉय को कितना सैलरी वगैरह पे किया, वो आ गया। फाइनेंस कॉस्ट, डेप्रिसिएशन, अदर एक्सपेंसेस सबको ऐड कर देंगे तो आया टोटल एक्सपेंसेस, माइनस कर लेंगे तो प्रॉफिट हो जाएगा आपका। टैक्स पे कर दोगे इसी में से तो आ जाएगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो ये हमारा होता है पैट, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ये होता है पीबीटी। तो कई बार क्वेश्चन में पीबीटी मेंशन होता है, कई बार पीएटी मेंशन होता है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स है तो फिर टैक्स पे करना पड़ेगा उसमें से, और पीएटी दिया होता है बिफोर लाने के लिए आपको टैक्स ऐड करना होता है ना। कुछ रेशियो वाले में क्वेश्चन में ऐसे ही करना होता है, ठीक है। तो ये था हमारा फर्स्ट चैप्टर में, यही मेंशन किया गया हमें अच्छे से। अब आ जाओ सेकंड चैप्टर। तो सेकंड चैप्टर हमारा क्या है? एड्स सब है। क्या नाम है चैप्टर 2 का? फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। सेम ही चीजें हैं। भगवान ने जो गुण दिया है वही तो 10 रुपया बढ़िया नया खोलना। देखो एनालिसिस के अंदर 3 चीजें आती है। एक होता है हमारा कंपेरेटिव, मतलब कंपेयर करना। तो कंपेयर 2 तरह से होता है। इंटरफर्म, इंट्राफर्म। इंटरफर्म क्या होता है? कंपनी के अंदर और इंट्रा कंपनी के बाहर के जो भी। हाँ, मतलब एक ही कंपनी के अलग अलग टाइम्स में, अलग अलग पीरियड में, टाइम पीरियड में हम उसको कंपेयर कर रहे हैं, तो इंटरफर्म, ठीक। और इंट्राफर्म मतलब कि जब आप अलग अलग कंपनी में, डिफरेंट कंपनी का कंपेयर कर रहे हो। समझे? तो ये कंपैरिजन होता है। इंटरफर्म एक ही कंपनी के अलग अलग पीरियड्स पे, जैसे पिछले साल का, अगले साल का, लास्ट 3 साल का हमने कंपैरिजन कर रहे हैं, तो इंटरफर्म कंपैरिजन हो रहा है वो। इंट्राफर्म मतलब 2 अलग कंपनी का, सेम सेक्टर की कंपनी का कंपेयर कर रहे हैं, जैसे एप्पल और सैमसंग में कंपेयर कर दिया तो इंट्राफर्म हुआ वो। और सैमसंग का ही पिछले साल का, इस साल का हमने कंपेरिजन कर रहे थे, इंट्राफर्म हो गया वो, ठीक। तो कंपेरेटिव स्टेटमेंट हम बना सकते हैं इसके अंदर। एक होता है कॉमन साइज। कॉमन साइज में क्या होता है कि हम उसी कंपनी के सभी कैटेगरी को इन परसेंटेज हम शो कर देते हैं उसको, ठीक है, ताकि हमें समझने में इजी हो कि हम कितना पैसा किस कैटेगरी में खर्च कर रहे हैं, किस कैटेगरी से हमें कितना पैसा आ रहा है। बैलेंस शीट के अंदर सारी कैटेगरी को हम परसेंटेज में शो कर देते हैं, होता है कॉमन साइज स्टेटमेंट। फिर एक होता है हमारा रेशियोज। अकाउंटिंग रेशियो भी एक तरह से हमारा एनालिसिस का पार्ट होता है, जिसमें हम रेशियो निकालते हैं। रेशियो क्या होता है? रेशियो अपनी कंपनी के बैलेंस को चेक करने के लिए निकालते हैं। वो तो निकालते हैं। रेशियो होता है क्या है? रेशियो होता है कोई भी 2 फाइनेंशियल हेड्स का रेशियो, जैसे डेट टू इक्विटी, डेट अपॉन इक्विटी, एसेट टू डेट, एसेट अपॉन डेट, करंट रेशियो, करंट एसेट, करंट लायबिलिटीज। ये क्या है? 1-2 आइटम का रेशियो निकाल दिया। तो इसमें आपके सारे रेशियो आते हैं, सॉल्वेंसी रेशियो, एक्टिविटी, लिक्विडिटी रेशियो, एक्टिविटी और प्रॉफिटेबिलिटी। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो है ना। तो ये 4 कैटेगरी में हमारे रेशियो डिवाइड हो रखे हैं। उसमें हमारे करीब करीब
25 से 30 फॉर्मूले हमारे आ जाते हैं। कैश फ्लो भी है कैश फ्लो अलग है हमारा, इसमें। IC का पार्ट है, कैश फ्लो अलग से एक टाइप ऑफ स्टेटमेंट है। तो कैश फ्लो क्या करता है? कैश फ्लो एक स्टेटमेंट है जो हमारी कैश का इनफ्लो और आउटफ्लो को शो करता है। तो इससे समझ आता है कि हमारा पैसा कहाँ कहाँ खर्च हुआ है। समझ में आया यहाँ तक? तो हमारे इस चैप्टर के अंदर यही मेंशन किया गया है आपको कैसे कैसे कौन से स्टेटमेंट हमें एनालाइज करने होंगे, क्या क्या करना होगा ये। अब आ जाओ चैप्टर नंबर 3, कंपैरेटिव एंड कॉमन साइज। तो कंपैरेटिव में हमने क्या बताया अभी कि तो फॉर्मेट दिखाता हूँ इसका, फॉर्मेट में समझ में जल्दी आ जाएगा। क्या हुआ? नेट तो ऑन कर। भैया चैप्टर 3 है हमारा, उसमें हमें क्या करना है? कंपैरेटिव बैलेंस शीट और कंपैरेटिव प्रॉफिट एंड लॉस बनाना होगा, साथ में कॉमन साइज बैलेंस शीट और कॉमन साइज प्रॉफिट लॉस बनाना है। ठीक है, तो पहला फॉर्मेट देखते हैं कंपैरेटिव बैलेंस शीट का। तो सिंपल से हेडिंग देनी है ऊपर, ठीक है, और हेडिंग नीचे आपको डेट दे देना है, कौन सा डेट था, एज एट 31 मार्च जो भी होगा। बैलेंस शीट में क्वेश्चन में मिला हुआ होगा, जैसा दिया वैसे वैसे रखना है। इक्विटी बार पहले, फिर लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी, फिर एसेट्स एंड ऑल सारा। ठीक है, ध्यान रखना है प्रीवियस ईयर पहले लिखना है हमेशा। क्वेश्चन में क्या होगा? करंट पहले होगा, प्रीवियस बाद में होगा, तो उसको उल्टा कर देना है। करंट प्रीवियस ईयर पहले, मतलब यहाँ पे आपको 2024 का अमाउंट लिखना है या 2025 का लिखना है। ध्यान से, कई बार उल्टा भी दे रखा होगा, तो यहाँ से पिछला साल वाला पहले आएगा, अगला वाला बाद में आएगा। फिर इसमें से इसको माइनस करना है, इसमें से 25 में 24 माइनस करोगे तब ना आएगा चेंज। हाँ। तो इसमें से मतलब इसका नाम ए लिखा, इसका नाम बी लिखा, तो बी माइनस ए करना है। ठीक है, फिर परसेंटेज निकालना है। परसेंटेज कैसे निकलेगा? जो चेंज आया डिवाइड बाय प्रीवियस अमाउंट मल्टीप्लाई 100। ठीक है ना, सबका निकाल लेंगे इस तरह से, इसका भी निकाल लेंगे, सेम इसका भी निकाल लेंगे। क्लियर हुआ? ये जरूरी तो नहीं है ना 100 आए टोटल वाले का? 100 नहीं आएगा, जरूरी नहीं है, यहाँ नहीं आएगा 100, ठीक है। क्योंकि वो मान लो 4 लाख था, ये 5 लाख हुआ, तो कितना चेंज हुआ? 1 लाख। 1 लाख बाय 4 लाख, 25% यहाँ पे आ जाएगा। तो अलग अलग हो सकता है, जरूरत है हर सेम ही आएगा। समझ में आया? नेक्स्ट देखते हैं अपना कंपैरेटिव प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। इसमें क्या करना होगा हमें? सेम चीज यहाँ भी होगी जो हमने वहाँ पे किया। क्या किया था? हेडिंग चेंज आई, कंपैरेटिव स्टेटमेंट प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर एंडिंग 31 ऑफ मार्च। ठीक, अपना वही फॉर्मेट पे आ जाओ वापस। प्रॉफिट, रेवेन्यू, एक्सपेंस, प्रॉफिट टैक्स, आफ्टर टैक्स, बिफोर टैक्स, सब लिख देना है। सेम प्रीवियस ईयर, करंट ईयर, तो बी माइनस ए लिखा हुआ है ना, मतलब करंट में से प्रीवियस को माइनस कर लेना, आ जाएगा अमाउंट। फिर निकालना परसेंटेज, जैसे किया था सबका निकाल देना है। हो गया हमारा स्टेटमेंट तैयार। तो पेपर में कंफर्म क्वेश्चन आएगा 3-3 नंबर की, 6 नंबर तो आप कैसे हो जाएंगे? पक्का कंफर्म आता है ये क्वेश्चन, आना ही है इसको। तो समझा? कंपैरेटिव हो गया। कॉमन साइज, कॉमन साइज हमारा कुछ इस तरह का होता है। कॉमन साइज हमारा प्रॉफिट लॉस है ये वाला। क्या करना है इसके अंदर भी? इसमें
हेडिंग दे देंगे कॉमन साइज ऑफ फॉर द प्रॉफिट एवरी एंडिंग, वो जो भी हमारा बैलेंस का फॉर्मेट ऐसे ही रहेगा, फॉर्मेट चेंज नहीं करना है। फॉर्मेट जैसा था हमारा, रेवेन्यू ऊपर, एक्सपेंस माइनस करके प्रॉफिट एंड लॉस आ जाएगा हमारा। करना क्या यहाँ पे चेंज हमारा, इस रेवेन्यू को ना 100 लेट करना है, प्रीवियस में भी करंट में भी। मतलब उसी से डिवाइड करो। हाँ, प्रीवियस पहले रहेगा, करंट पहले जब बाद में रहेगा, जैसे लिखा था प्रीवियस को 100 लिख देना है हमें परसेंटेज के फॉर्मेट पे, 100। ठीक है, मतलब इसको आपको बेस लेते हुए सब अमाउंट का परसेंटेज निकाल देना है। सपोज ये 5 लाख है, ये 2 लाख है, 3 लाख है, 1 लाख है, 50,000 है, 20,000 है, तो ये 2 लाख डिवाइड 5 लाख। इसी से ऊपर वाले रेवेन्यू फ्रॉम हाँ। ऑपरेशन से ही करना है। हाँ, तो 40% आ गया, फिर 3/5 लाख 60% आ गया। इस तरह से आपको सबका शेयर निकाल देना है कि मेरा रेवेन्यू में कितना कितना हिस्सा किस एक्सपेंस का, किस एक्टिविटी का है। हो जाएगा, कोई दिक्कत? याद रखना ये वाला 100 रहेगा हमेशा। ठीक है। प्रॉफिट लॉस के अंदर रेवेन्यू 100 रहता है और बैलेंस शीट में हमारा क्या रहता है, 100 टोटल 100 रहता है। टोटल दोनों टोटल हमारे 100, मतलब इसके बेस पे मान लो ये 10 लाख है, इसके बेस पे इसका 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 सबका हमें रेशियो निकाल देना है। 10%, 20%, 50% जो भी आएगा 1/10 into 100। हाँ, 1/10 into 100, 5/10 into 100, 4/10 into 100, ठीक है। समझे? सबका निकल जाएगा इस तरह से। क्लियर हो गया? कंपेरेटिव, कॉमन साइज दोनों स्टेटमेंट हो गया, खत्म चैप्टर। नेक्स्ट चैप्टर रेशियो, अकाउंटिंग रेशियो। खत्म हो गए। रेशियो में तुम्हें सारे फॉर्मूलेज याद करने हैं। रेशियो में मैं तुम्हें क्या बता सकता हूँ कि करंट रेशियो ज़्यादा आएगा तुम्हारे पेपर में, करंट रेशियो और प्रॉफिट रेशियो ज़्यादा आता है। ठीक है, प्रॉफिट कौन सा, ग्रॉस प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट ज़्यादा आएगा, और उधर से आएगा इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो और सॉल्वेंसी रेशियो ज़्यादातर आता है। बस ये 3 से 4 फॉर्मूले ज़्यादातर तुम्हारे पेपर में मिलेंगे। कौन कौन से? करंट रेशियो दोनों, रुको, क्विक रेशियो और करंट एसेट्स रेशियो। ठीक, फिर एक रेशियो है करंट रेशियो, और एक है इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो, दिख रहा है, और एक होगा तुम्हारा इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, और ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, नेट प्रॉफिट रेशियो, डेट टू इक्विटी रेशियो होगा एक। ठीक है, और एक होगा कैपिटल एम्प्लॉयड या प्रोप्राइटरी रेशियो होगा एक। हाँ, ये 4-5 रेशियो ज़्यादातर पेपर में मिलेंगे तुम्हें। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर हमारा आता है कैश फ्लो। हाँ, तो ये है कैश फ्लो का स्टेटमेंट, फर्स्ट पार्ट। कैश फ्लो। ये हमारा ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ठीक है। 3 एक्टिविटी होती है, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंशियल। लास्ट चैप्टर 4th है हमारा। हाँ जी, रेशियो हो गया, अभी नाम लिखवाया ना। तो देखो 3 कैटेगरी में हमारा पूरा कैश फ्लो डिवाइड है। ऑपरेटिंग में कौन सा आएगा आपका, वो सारा सेल परचेज जितना भी होता है ना, वो इसमें आएगा ऑपरेटिंग के अंदर। इन्वेस्टिंग में आएगा जितने भी आपने एसेट्स परचेज किए या सेल किए, वो यहाँ पे आता है। फाइनेंसिंग में आपका आता है शेयर्स के बारे में, शेयर्स डिबेंचर। ठीक है, याद रखना। कई बार बच्चे कंफ्यूज होते हैं, इन्वेस्टिंग का फाइनेंशियल डालते हैं, फाइनेंशियल डाल देते हैं, वो याद रखना है। तो पहला एक्टिविटी देखो, ऑपरेटिंग में क्या आएगा, नेट प्रॉफिट लिखना है पहले तो हमें। नेट प्रॉफिट कहाँ से मिलेगा, वहां से सरप्लस वाले कैटेगरी में से, क्लोजिंग में से ओपनिंग को माइनस कर लोगे तो आ जाएगा नेट प्रॉफिट। उसमें क्या क्या आइटम आपको ऐड करनी है वो देख लो।
डेप्रिसिएशन, इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग, प्रीमियम एक्सपेंसेस, गुडविल की वैल्यू अगर कम हुई है तो ऐड कर लेना, गुडविल की वैल्यू अगर कम हुई है और ज्यादा हुई तो नहीं आएगा, नहीं तो माइनस हो जाएगा, तो यहाँ आएगा। लिखा तो नहीं है इसमें कहीं। अगर होता तो ज़्यादातर वो कम ही होगी। लॉस ऑन सेल, प्रीमियम पेएबल, सेम इसका रिवर्स, प्रॉफिट ऑन सेल, डिस्काउंट, डिविडेंड इनकम, ये सब चीज़ें आपको माइनस कर देनी है। मतलब कि जो आइटम प्रॉफिट में प्लस हो गई थी और वो ऑपरेटिंग का पार्ट नहीं है, उनको माइनस कर लेना। और वो आइटम जो माइनस हो चुकी थी और पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग का नहीं है, वापस प्लस कर लेना उसको। ठीक है, यही इसीलिए हमें सारे काम करा है हमने। तो यहाँ आएगा आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर, क्या आएगा, वर्किंग कैपिटल। अब इसमें हमें दो चीजें करनी है। अगर करंट एसेट्स बढ़े, ये तो सिर्फ ऑपरेटिंग एक्टिविटी का है। हाँ, अभी दूसरा हेडिंग हम करेंगे। अगर करंट एसेट्स बढ़ता है तो क्या करेंगे, नहीं हो रहा, होगा ही नहीं, जूम नहीं हो रहा ना, ये देख, अब तो और नहीं होगा। देख, करंट से अगर बढ़ जाता है तो क्या करते हैं, ऐड करना है कि माइनस करना है? बढ़ता है तो माइनस करना है। क्यों माइनस करना है, याद समझ लो इसको अच्छे से। अगर एसेट्स बढ़ गया मतलब मेरा पैसा खर्च हो गया है, मैंने कुछ खरीदा है, तब ना एसेट बढ़ा है, तो कैश गया तो माइनस। करंट एसेट्स कम हो गया मतलब पैसा आ गया मेरे पास, किसी ने मेरे को पेमेंट दे दी होगी, डेटर्स ने पेमेंट दे दी है, तो कैश में प्लस करना है। डिक्रीज पे प्लस, इंक्रीज पे माइनस। सेम इसका रिवर्स हो जाएगा लायबिलिटी में। अगर लायबिलिटी बढ़ गई तो प्लस ऐड हो जाएगा, पैसा आया मतलब मेरे पास, और घट गई, लायबिलिटी बढ़ गई, लायबिलिटी घट गई, बढ़ गई तो पैसा आया ना। लायबिलिटी कैसे बढ़ती है, आपने कोई लोन लिया होगा, लोन लिया तो क्या हो, कैश आया ना, कैश आया तो कैश आ गया मेरे पास, और लोन पे कर दिया आपने तो कैश चला गया होगा, लायबिलिटी कम हो गई तो मतलब कैश गया, इसीलिए यहाँ पे लिख देना है। समझे? ये सब करने के बाद आपका है कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस। टैक्स आपने जो पे किया वो यहाँ पे लिख देना। फिर आया कैश फ्रॉम एक्सट्राऑर्डिनरी आइटम, जो कुछ ऐसी जो अदर आइटम्स थी, डेप्शन वगैरह थी, वहाँ पे इसको माइनस कर देना। आपका जाएगा नेट कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग। पॉजिटिव हुआ तो इनफ्लो बोलेंगे, नेगेटिव हुआ तो आउटफ्लो बोलेंगे। क्लियर है इतना? अब आ जाओ नेक्स्ट कैटेगरी इसी के बाद का। तो फर्स्ट पार्ट तो हमने कर लिया। भैया इसमें तो कुछ दिख ही नहीं रहा। देखो बताता हूँ। ये 3 कैटेगरी में हमारा डिवाइड हो रखा है ये कैश फ्लो। देखो बुक में देखो अपने, फर्स्ट पार्ट हमने कर लिया ऑपरेटिंग वाला। इन्वेस्टिंग में क्या करना है, इसमें हमारा मेनली क्या आएगा, जितने भी हमने पैसे हमें मिले सेल करने पे, एसेट्स को बेचने पे जो आया पैसा वो आपके यहाँ ऐड कर लेना है। एसेट्स को बेचने पे जो पैसा आया वो ऐड कर लेना है, और खरीदने में जो पैसा खर्च किया हमने वो माइनस कर लेना। जो परचेज किया तो माइनस कर लेंगे, समझे? ठीक है। तो परचेज करने पे माइनस और सेल करने पे प्लस। सेल करने पे क्या होगा, पैसा आ गया प्लस कर लेंगे, परचेज करने में क्या हो जाएगा, माइनस कर लेंगे। ठीक है, जोड़ लेंगे। अगर पॉजिटिव हुआ तो इनफ्लो, नेगेटिव हुआ तो आउटफ्लो, या इसको बोल सकते हैं कैश यूज्ड इन या कैश फ्लो फ्रॉम, ऐसा बोल सकते हो। फिर आ जाओ सेकंड कैटेगरी, थर्ड कैटेगरी में फाइनेंसिंग में। अगर शेयर्स इशू करे तो पैसा आया, डिबेंचर इशू करे पैसा आया, तो जितने भी इशू करोगे सारा पैसा आएगा। वो पेमेंट कर दी उनको, चला जाएगा तो आप माइनस कर देना है। नेट में आपका क्या आ गया, कैश फ्लो या कैश यूज। डिबेंचर भी इशू करते पैसा आता है, इशू करते तो अगर लिखा होगा ना हाँ इशू किया है हमने। अगर बढ़ गया डिबेंचर तो इशू हुआ है वो, और मतलब घट गया तो पेमेंट कर दी होगी आपने, समझे? 12 साल के बच्चे का नाम होता है क्या? अब सब कुछ जोड़ देना, तीनों कैटेगरी जोड़ देना। इस ए का आइटम जोड़ लेना, बी का जोड़ना है, 3 का जोड़ना है। तीनों कैटेगरी अमाउंट को जोड़ के आपको यहाँ लिखना है। ये वाला नेट इंक्रीज या डिक्रीज, कितना आपका पैसा बढ़ा या घटा, तीनों का, ऑपरेटिंग का, इन्वेस्टिंग का, फाइनेंसिंग का ऐड कर लेना है। ठीक है, नेट इंक्रीज।
मेरे पास बुलाई हो ये लो है ये लो सरकारी हाँ हाँ सरकारी आने समझे? तीनों कैटेगरी को ऐड कर लेना है, नेट इंक्रीज तो आपका नेट इंक्रीज या डिक्रीज जो भी आ रहा होगा आएगा। इसमें आपको अपना ओपनिंग कैश का बैलेंस लिख देना है। ओपनिंग कैश जो बैलेंस में लिखा होगा ना करंट एसेट के अंदर, तीनों कैटेगरी जोड़ देना। प्लस हुआ तो इंक्रीज, माइनस हुआ तो डिक्रीज। ठीक है, उसमें अपना ओपनिंग कैश का बैलेंस लिख देना प्रीवियस ईयर वाला, और जोड़ के आपका अमाउंट इक्वल होना चाहिए किसके, ऐड करना है यहाँ पे इस कैटेगरी में, और ऐड करके वो अमाउंट बनना चाहिए क्लोजिंग बैलेंस के बराबर। अगर नहीं बनना तो अपना आंसर गलत किया हुआ है, आपका आंसर चेक यही हो जाएगा सामने में, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश। ठीक है, और क्लोजिंग बैलेंस में क्या क्या आता है वो देख लो। कैश के अंदर कैश का बैलेंस, बैंक का बैलेंस, प्लस मार्केटेबल सिक्योरिटीज आ जाती है, हमारी सिक्योरिटी शॉर्ट टर्म वाली ही, करंट इन्वेस्टमेंट भी आ जाएगी। ठीक है, बस कैश फ्लो रेडी है। इसका ट्रिक बताऊं एक, कैसे कैश फ्लो ठीक होगा हमेशा। सबसे पहले पूरा फॉर्मेट रेडी कर लेना 3 पेज का अच्छे से। फॉर्मेट तो बनाना पड़ता है ना, कैश फ्लो बनाने बोले तो कैश फ्लो बनाओगे ना, तो पूरा कैटेगरी बनाना। ऑपरेटिंग बनाना 10 लाइन छोड़ना, और इन्वेस्टिंग बनाना 10 लाइन छोड़ना, फाइनेंसिंग बनाना 10 लाइन छोड़ना। सबसे नीचे लिखना क्लोजिंग बैलेंस लिख देना अपना। क्या लिखना सबसे पहले, क्लोजिंग बैलेंस लिख देना पहले अपना बैलेंस शीट निकाल करके। ये तो लिख दोगे मिल जाएगा तुम्हें, खुद ही दिख जाएगा ना। फिर ओपनिंग भी लिख देना यहाँ पे बैलेंस शीट में से ही, फिर उसको माइनस कर लेना, तो नेट इंक्रीज लिख देना, डिक्रीज लिख देना, लिख लोगे इतना। फिर फाइनेंसिंग तो कर ही लोगे, फिर ये अमाउंट निकाल लोगे, फिर इन्वेस्टिंग कर लेना, ये अमाउंट निकाल लोगे, जो बच गया वो तुम्हारा फाइनेंस ऑपरेटिंग हो जाएगा। आंसर बिल्कुल ठीक है। बाकी अपना बीच का एडजस्ट करते रहना, जो भी रखना है नहीं रखना है। ठीक है, हो जाएगा सॉल्व, बस खत्म काम।